पसलियों पर लगने वाली एक जोरदार ठोकर ने खान को शबनम की मौत से अलग किया और सरहदी पोस्ट से पठानकोट छावनी तक का सफर उसने आलमे बेखुदी में तय किया। इस दौरान उन लोगों ने वहशियों की तरह उसे पीट डाला। वो बार बार उससे एक ही सवाल कर रहे थे कि वो कौन है, वो लड़की जो मर गई वो कौन थी। खान उनके सवाल पर मार खाते खाते कभी सवाल करने वाले की तरफ देख लेता और बस। छावनी में सारी रात उसे बेदर्दी से पीटने के बाद वो लोग काम की सिर्फ एक ही बात जान सके थे कि जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है उसका नाम खान है, सिर्फ खान। हफ्ता भर अपने सारे गुर आजमाने के बाद आर्मी वालों ने उसे सिविल इंटेलिजेंस को सौंप दिया। इस दौरान गो कि उसने हर मुमकिना और इंसानी इख्तियार में मौजूद जिस्मानी अजाब बर्दाश्त किया था, लेकिन वो मुतमईन था। इस अजियतनाकी के लिए वो ज़हनी तौर पर एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहा था, लेकिन जिस रूहानी कर्ब ने उससे इस दौरान घेरे रखा, उसका एक एक लम्हा आबिद खान पर कयामत बनकर टूट रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस से सिविल इंटेलिजेंस तक का सफर बड़ा तवील और जानलेवा था। सच्ची बात तो यह है कि पहले 15-20 रोज की मार ही ने उसे अब जिस्मानी अजियतों से बेनियाज कर दिया था। उसके जिस्म पर कोई 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं बची थी जिसे उन लोगों ने नोच न डाला हो। 8 महीने तक उसे भारत के करीबन हर बड़े तफ्तीशी मरकज में ले जाया गया, लेकिन हर जगह वो नाकाबिले तस्खीर और चैलेंज बना रहा। बड़े बड़े नामवर तफ्तीशी अफसरान ने उसे चैलेंज जानकर कबूल किया, लेकिन आखिर अपनी हार मान कर बैठ रहे। 8 महीने बाद बिलाखिर उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जेल में उसे हर मुमकिन जिस्मानी और ज़हनी अजाब दिया गया, लेकिन उसका अज़्म नाकाबिले तस्खीर रहा। जेल में पहुंचने तक उस पर एक बड़ी कयामत टूट चुकी थी। पाकिस्तान दो लख्त होने का सानहा उसे तोड़ चुका था। जिस रोज उसने भारत के एक तफ्तीशी मरकज में ये खबर एक इंटेलिजेंस अफसर की जबानी सुनी तो वो चकरा कर रह गया, लेकिन उसने अफसर की बात पर यकीन नहीं किया था। फिर उसका हौसला तोड़ने के लिए उसे रेडियो के जरिए पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे बड़े रेडियो स्टेशन से भी ये खबर सुनाई गई। ये सानहा भी उसने खुद पर झेला, लेकिन उसके पाए सबात में कभी लग़ज़िश ना आ सकी। उसने कभी भारतीय सिक्योरिटी को खुश होने का मौका न दिया। जेल में आकर उसकी जिस्मानी हालत को कदरे सुकून मिला था। उसे जेल के सबसे खतरनाक अहाते यानी फांसी की कोठरियों में खतरनाक कैदी जान कर रखा गया था, लेकिन पुलिस के बरक्स जेल के अमले और वहां मौजूद कैदियों ने उसकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया और इंटेलिजेंस की हिदायत के बिल्कुल बरक्स उसे हर मुमकिन सहूलत बहम पहुंचाई। इंटेलिजेंस वालों ने आखिर में उससे फांसी का ड्रामा भी खेला, लेकिन वो भी नाकाम रहा। आबिद खान का लिखा हुआ आखिरी और तवील खत उसके हेडक्वार्टर को मौसूल हो चुका था। उसकी इस तरह गिरफ्तारी ने बहुत से दिलों को खून के आंसू रुलाया। उसके साथ ही वो लोग उसकी लंबी तफ्तीश पर भी कुड़ते रहे। दरअसल ज़हनी तौर पर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के सानहे ने भी इन लोगों को रूहानी मौत से दो चार कर रखा था। खान के इंस्ट्रक्टर ने उसे इस दौरान एक लम्हे के लिए भी नहीं भुलाया था। वो उस घड़ी का बहरहाल मुंतजिर था जब आबिद खान को जेल में लाया जाता और वहां से उसे अदालत में पेश किया जाता। उसकी रिटायरमेंट में बमुश्किल 3-4 माह बाकी थे जब उसे ये खुशखबरी भी मिल गई। वो अपने दिल पर मौजूद एक भारी बोझ को हटाने के लिए खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही एक मंसूबा उसे फरार करवाने का अपने आला हुकाम को पेश कर चुका था। उसकी मसाई रंग लाई, बिलाखिर उसके मंसूबे पर साद कर दिया गया और एक रोज जब खान अपनी तारीख भुगतने पठानकोट कचहरी जा रहा था तो उसे एक खुफिया पैगाम तैयार रहने का मिल गया उसके फरार के लिए। बिलाखिर उसकी 4थी तारीख पेशी मुकर्रर की गई थी। उस पेशी पर जब वो अदालत में पहुंचा तो निगरानी के लिए हस्बे मामूल पुलिस का एक हवालदार और एक सिपाही उसके साथ मौजूद थे। तारीख भुगतने के बाद जब वो लोग अहाता कचहरी से बाहर आ रहे थे तो अचानक ही एक सिख पुलिस वालों से टकरा गया। उसे उस बेचारे मुसलमान कैदी पर बहुत तरस आ रहा था। ये मनोहर लाल था। खान ने पहचान लिया। पुलिस गार्ड वाले ऐसे खुदा खौफी करने वालों के मुंतजिर हुआ करते थे। ये लोग उमूमन कचहरियों में गैर मुल्की कैदियों को खाना खिलाया करते थे और उनकी कुछ नकद इमदाद भी कर दिया करते थे। इन लोगों की वजह से गार्ड वालों को भी मुफ्त की रोटी खाने को मिल जाती, वरना तो उन्हें दोपहर का खाना भी अपनी जेब से खाना पड़ता था, जो उनके उसूलों के बिल्कुल ही खिलाफ था। उस सिख ने पुलिस वालों को ऑफर दी कि आइए आपको खाना खिलाएं, और वो फौरन मान गए। उसने एक गैर आबाद से होटल के कैबिन में उन लोगों को बिठाते हुए कहा, मैं भी उधर कैद रहा हूँ, मेरी भी लोग इसी तरह मदद करते थे महाराज जी। कुछ भी हो, मैं तो इन लोगों का एहसान कभी नहीं भुला सकता। खाना आने तक सिख ने अपनी धोती की डब से एक बोतल भी निकाल ली थी और होटल के ग्लासों ही में 4 आधे आधे ग्लास तैयार करके सामने रख लिए थे। कैबिन का हार्डबोर्ड का बना दरवाजा बंद था।
मुलाजिम उनके सामने खाना रख कर चला गया। दोनों गार्ड के मुलाजिम शराब का पेग एक घूंट ही में डकार गए थे, जबकि सिख और खान ने सिर्फ ग्लासों को छूने पर ही इक्तफा किया। शराब उनके मेदे में पहुंचने की देर थी जब दोनों को खान ने नीम मुर्दा से होकर वहीं मेज पर गिरते देखा। उन्हें आवाज निकालने की मोहलत नहीं मिली थी। उनके ढेर होते ही सिख ने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से एक प्लास निकाला और बमुश्किल 1-1.5 मिनट बाद ही खान की हथकड़ी और बेड़ियां कट कर जमीन पर पड़ी थी। दूसरे समत वाली हार्डबोर्ड की दीवार उसने इतनी फुर्ती और तेजी से उखाड़ी थी कि खान खुद भी हैरान रह गया। चलो, उसने खान का बाजू पकड़ा। दोनों 10 मिनट बाद वहां से गायब हो चुके थे और जब तक होटल वालों को बेहोश सिपाहियों का सुराग मिलता, दोनों पठानकोट से निकल चुके थे। दोनों मनोहर लाल ही की बनाई हुई एक आरामगाह में फरोकश थे। मनोहर लाल को खान की कहानी नहीं बताई गई थी, लेकिन वो उसके कारनामों से बखूबी आगाह था। वो जानता था कि खान ने कितनी ही मर्तबा अपनी जान पर खेलकर बहुत अहम राज इसलिए हासिल किए थे कि उसका पाकिस्तान सलामत रहे। उसने मनोहर लाल को बताया था कि उसका वजूद सारे पाकिस्तान पर फैला हुआ है। आज वो 2 टुकड़े हो चुका था। मनोहर लाल महसूस कर रहा था कि आबिद खान जो बज़ाहिर जिंदा नजर आ रहा था, दरअसल अंदर से मर चुका था। दूसरी तरफ खान भी उसका दुख जान गया था। उसने इस पनाहगाह में 3 रोज गुजारने के बाद ये महसूस कर लिया था कि पाकिस्तान के दौलख्त होने के सानहे ने मनोहर लाल की रगों से खून निचोड़कर उसे नीम मुर्दा कर दिया है। मनोहर लाल ने उसे यहाँ इसलिए रखा हुआ था कि खान कम से कम जिस्मानी तौर पर सफर के काबिल हो जाए, लेकिन खान के लिए अब यहाँ एक एक सांस बोझल हो रही थी। उसे इस जमीन पर हर तरफ शबनम के मुकद्दस खून की महक महसूस हो रही थी। वो जहरेबाद जिसे उसने जेल में अपने अंदर दबाए रखा था अब फूट पड़ा था और खान को अपना दम घुटता हुआ महसूस होता था। शबनम यानी रमा मरकर उसके अंदर जिंदा हो गई थी। उस रोज जब मनोहर लाल उसके सामने भारत का नक्शा फैलाए सरहद उबूर करने से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा था, तो खान का जी चाहता था कि वो उस लम्हे उड़कर उस नक्शे पर फैली तमाम लकीरें फलांग जाए। खान ने कहा, मनोहर लाल, मैं जिंदा तो अब भी नहीं हूँ, लेकिन एक ही ख्वाहिश है दिल में कि आखिरी सांस अपनी जमीन पर निकले। वो बोला, चुप करो खुदा के लिए, खामोश हो जाओ, ऐसी बातें ना करो, तुम तो मुझे भी मार डालोगे। मेरे दोस्त, मैं मर गया तो और बात है, अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह तुम्हें अपने वतन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और हाँ, अब के बाद मुझे मनोहर लाल कभी ना कहना। अब जब हम आखिरी मर्तबा मिल रहे हैं तो मुझे अपने चेहरे से निकाब उतार देने दो। मेरा नाम शाहिद है, शाहिद अली। खान ने कहा, शाहिद मेरे दोस्त, क्या मुंह लेकर जाऊंगा पाकिस्तान में? मेरे पास जिंदा रहने का अब कोई ढकोसला बाकी रह गया है? कुछ भी तो नहीं है। मुझसे तो सभी कुछ छिन गया और फिर अब मकसद ही क्या रह गया है जिंदगी में? जिस काम को आए थे वो तो कर न सके। शाहिद अली ने तड़प कर उसकी बात काट दी। नहीं आबिद, खुदा की कसम तुमने अपना काम मुकम्मल और बिसात से बढ़कर किया है। खैर छोड़ो इन बातों को। हमने अभी तक तुम्हारे दोस्त कुमार को अपने कब्जे में रखा है। खासा काम का आदमी है, 3-4 बड़े अच्छे काम कर दिए हैं। इस मर्तबा उसने बजिद होकर कहा था कि पंडित जी से मुलाकात जरूर होनी चाहिए और मेरे ख्याल से इस मर्तबा उससे मुलाकात कर ही लें। आबिद खान, हमने सरहद कुमार की मदद से और राजस्थान सेक्टर से उबूर करनी है। उसने गुफ्तगू का रुख हकायक की तरफ मोड़ते हुए कहा। आबिद खान ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, और खामोशी इख्तियार कर ली। तीसरे रोज जब दोनों उस महफूज पनाहगाह से निकलकर अबोहर की तरफ जा रहे थे तो खुद खान को अपनी शक्ल शीशे में देखकर आबिद खान होने का यकीन नहीं हो रहा था। उसका हुलिया शाहिद ने इस कामयाबी से बदला था कि खुद वो चकरा कर रह गया था। अबोहर तक का सफर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन से किया और बाहिफाजत वहां तक पहुंच गए। खान को एक मर्तबा फिर तमाम भूली बिसरी कहानियां याद आ गई थी। उसने इस सरहदी इलाके में जिंदगी और मौत का जो तवील मार का लड़ा था, उसकी एक एक तफसील जिंदा होकर उसके सामने आन खड़ी हुई थी। वो सोचने लगा, आज फिर उस महाज पर वो जिंदगी से 2-2 हाथ करने जा रहा है। क्या आज भी फतह उसकी होगी? इस ख्याल से उसे एक मर्तबा तो झुरझुरी सी आ गई। शाहिद अली ने सिख का रूप धार रखा था और पाल सिंह के नाम से उसका हमरिकाब था। उसने रवानगी से पहले ही एक लोडेड पिस्टल उसके हाथ में थमा दिया था। दोनों स्टेशन के बाहर बने एक चाय के स्टॉल पर बैठे थे। खान ने चाय का खाली कप रखते हुए सरगोशी की। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। पाल सिंह भी उठकर खड़ा हो गया। हाँ जरूर। लारी अड्डे तक का सफर उन्होंने आबादी से बच बचा कर ही तय किया था और रास्ते में किसी भी चेकिंग पोस्ट से उनका वास्ता नहीं पड़ा था। मकसद की तरफ जाने वाली लारी के चलने में अभी 15-20 मिनट बाकी थे और भारत में 15-20 मिनटों का मतलब खान बखूबी समझ चुका था। वो जानता था जब तक लारी मुकम्मल बुक न हो जाए चलेगी नहीं। इसलिए 2 टिकट खरीद कर दोनों बुकिंग वाली खिड़की के बिल्कुल सामने चाय के एक खोखे में आन बैठे थे। खान को उसूली तौर पर उस वक्त खाना खाना चाहिए था, लेकिन उसकी भूख तो कभी की खत्म हो चुकी थी। उसके साथी का भी यही आलम था, लेकिन खान ने एहतियातन चाय के साथ कुछ उबले हुए अंडे मंगवा लिए थे। दोनों ने जबरदस्ती चाय के साथ अंडे जहर मार किए थे।
बस रवाना होने से बमुश्किल 2-3 मिनट बाद ही वो उसमें सवार हुए। इस दौरान खान ने उस गोल आंखों और क्लीन शेव वाले दरमियानी उम्र के हिंदू को नजरअंदाज नहीं किया था जो उनके बराबर वाली सीट के एक कोने में आकर बैठ गया था। खान ने जानबूझकर पाल सिंह को खिड़की की तरफ बिठाया था और खुद सीट के कोने पर बैठा था ताकि क्लीन शेव वाले को पाल सिंह से गुफ्तगू करने का मौका ही न मिल सके, और अगर उसकी हिस्से सिक्योरिटी भड़कने भी लगे तो खान खुद उसे मुतमईन करते। एक मर्तबा फिर वो अपने जोबन पर लौट आया था। बस चलने के बमुश्किल 5-6 मिनट बाद ही उस सिक्योरिटी वाले हिंदू ने उससे सवाल किया, क्या शुभ नाम है आपका? खान ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल दाग दिया, श्रीमान जी क्या मैं शक्ल से पागल लगता हूँ? सिक्योरिटी वाला फौरन बौखला गया। मैं समझा नहीं, क्योंकि खान ने ये बात इतने जोर से कही थी कि उसके साथ वाली 3-4 सवारियां भी चौंके बगैर न रह सकीं। वो सब मुस्कुराते हुए खान और सिक्योरिटी वाले को घूर रहे थे और सिक्योरिटी वाला हिंदू लाला खामखा खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बिलाखिर वो संभल गया। आप तो बुरा मान गए। उसने संभाला लेकर खान से बड़ी शाइस्तगी से कहा, मैंने सोचा सफर काटने के लिए किसी से बात ही करता जाऊं। खान ने कहा, पिछले 1 हफ्ते से 10 इंटरव्यू दे चुका हूं। हर कोई यही सवाल पूछता है, फिर दूसरे सवाल और आखिर में क्षमा कीजिए हमारे पास कोई जगह आपके लायक नहीं कहकर चल देता है। मेरा तो महाराज जी अब ये जी चाहता है कि ऐसा सवाल पूछने वाले का गला ही घोंट दूं। ये फिक्रा उसने हिंदू लाले की तरफ झुकते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा। उसका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा ही था कि वो सिक्योरिटी वाले को हालात से बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड नजर आया। उसे अब लेने के देने पड़ गए थे। खान उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। बोला, अब यही देख लो, कल एक क्लर्क की आसामी के लिए दरखास्त गुजारी थी और आज दिल्ली से मकसर जा रहा हूँ। मालूम हुआ है कि भर्ती करने वाले अफसर की ननियाल यहाँ है। उसकी बीवी का एक रिश्तेदार ढूंढा है। साला देखूंगा अपनी बीवी का हुक्म कैसे टालेगा। खान बोलता चला गया। सिक्योरिटी वाले को उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था। उसने अपनी गुफ्तगू में 2-4 और सवारियों को भी शामिल कर लिया था। फिर वो सब तो आपस में बहस करने और हुकूमत को बाजमात गालियां देने में मसरूफ हो गए और खान मुंह फुलाकर सामने देखने लगा। सिक्योरिटी वाले को दूसरे लोगों से जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। पाल सिंह यानी मनोहर लाल बज़ाहिर तो इस गुफ्तगू से बिल्कुल लाताल्लुक खिड़की से बाहर अंधेरे की चादर में आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दर हकीकत उसके कान उसी तरफ लगे हुए थे। इस सूरत हाल से वो खासा महजूज हो रहा था और दिल ही दिल में खान को अब तक कई मर्तबा दाद दे चुका था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वाकई उसका साथी कोई गैर मामूली सलाहियत का मालिक है। खुदा जाने सिक्योरिटी वाले ने जाना कहाँ था, लेकिन मकसर शहर में लारी दाखिल होने से पहले ही वो एक गाँव के नजदीक उतर गया। खान का साथी ज़ेरे लब मुस्कुराया, वंडरफुल। खान ने उसकी दाद कबूल करते हुए कहा, शुक्रिया। मकसर बस स्टॉप से पहले ही दोनों उतर गए थे। वो किसी मजीद तफ्तीश का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था और ये नामुमकिन था कि उनके इस्तकबाल के लिए लारी अड्डे पर कोई मौजूद ना हो। जब से लुधियाना में गुफ्तगू के बाद उसे पाल सिंह की ज़बानी हालात की संगीनी का एहसास हुआ था, वो हद से ज्यादा मोहतात हो गया था। इस इलाके में एक लंबी लड़ाई हालात से लड़ने के बाद उसे कम से कम इस बात का इल्म जरूर हो गया था कि कौन से रास्तों पर उमूमन फौज ज्यादातर मोर्चा बंद रहती थी। उसे अपनी नेविगेशन पर मुकम्मल एतमाद था। रास्ते हाथ की लकीरों की तरह उसकी आंखों के सामने फैलते चले गए थे। वो एक मर्तबा जिस रास्ते से गुजर जाता नामुमकिन था कि दोबारा उसे भुला सकता। उसने बला की कुव्वते अंदाजा पाई थी। रात का पहला पहर गुजर चुका था जब वो पाल सिंह को ट्यूबवेल के नजदीकी खेत में छुपाकर खुद उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि कमरे में कोई मौजूद है, लेकिन वो कौन है इसका अंदाजा अभी उसे नहीं था। दस्तक देने का अंदाज खासा शरीफाना था। अंदर मौजूद शख्स ने दरवाजा खोलने से पहले लालटेन रोशन करना जरूरी समझा था। दरवाजा खुलने पर उसने खुदा का शुक्र गुजारा कि उसका सामना कुमार ही से हुआ था। इतनी रात गए कुमार अचानक पंडित जी महाराज को सामने देखकर पहले तो गड़बड़ा गया था, लेकिन जल्द ही वो खिल उठा। महाराज जी कहकर वो बेख्तियार खान से लिपट गया। बोला, आपने तो दास को भुला ही दिया था, कोई खैर खबर ही न दी। खान ने कहा, हम किसी दोस्त को नहीं भुलाया करते कुमार जी, यूरोप से जैसे ही वापस आए मिलने आ गए। उसने एक तरफ हटते हुए दरवाजा खोला। मेरा सौभाग्य है महाराज। 5 मिनट बाद ही खान उसका तारुफ एक बड़े स्मगलर की हैसियत से पाल सिंह से करवा चुका था। खान ने उसे समझा दिया था कि सरदार जी लाखों रुपए की हुंडी लेकर सरहद पार जाएंगे और उधर से माल इधर आएगा। सरदार जी को वो तारुफ के बाद वहीं ले आया था। खान ने एहतियातन 100 के 5 नोट कुमार को आते ही थमा दिए थे, क्योंकि सरदार जी ने अभी उनके साथ कुछ वक्त गुजारना था। कुमार की मुट्ठी गर्म हो चुकी थी। नोट खान की मुट्ठी से कुमार की जेब में और कुमार का दिल खान की मुट्ठी में आ चुका था।
वो तो उसी लम्हे सरदार साहब की सेवा के लिए कुछ जल भोजन का बंदोबस्त करने जा रहा था, लेकिन खान ने मना कर दिया। उसने कुमार से कहा था कि वो इन दोनों की आमद से किसी को गांव में मुत्तला भी न करे। कुमार के बिस्तर की चादर उसने जमीन पर बिछी खुश्क घास पर बिछा ली और दोनों उस पर लेट गए। रात के आखिरी पहर दोनों की चंद मिनट के लिए आंख लग गई, लेकिन पौ फटने से पहले ही वो बेदार हो गए। कुमार अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा था। खान ने उसे जगाया और कुमार थोड़ी ही देर बाद उनके लिए घर से बड़ा तगड़ा नाश्ता बना कर ले आया। शाहिद अली की ज़बानी इस बात का इल्म खान को हो चुका था कि वो अबोहर के तमाम सरहदी इलाके से बखूबी वाकिफ है। खान जान सकता था कि ये वाकफियत किस नौयत की होगी। कुछ भी था, उसे कुमार से एक अहम काम लेना था। गो कि उसके साथी पहले भी उसके हवाले से कुमार से काम ले चुके थे, लेकिन आज की मुहिम बहुत अहम थी। उन्होंने अपने सफर का आगाज अलसुबह किया। दोनों कुमार की हमराही में अबोहर के एक नवाही कस्बे गिद्दड़बहा पहुंचे थे। इसी इलाके को कुमार ने सरहद उबूर करवाने के लिए मुंतखब किया था। जब वो दोनों को शहर से देहाती इलाके की तरफ ले जा रहा था तो दोनों महसूस कर रहे थे कि उनका वास्ता एक इंतहाई मोहतात और होशियार आदमी से है। दूसरी तरफ कुमार ये सोच रहा था कि वो पंडित जी के सामने आज अपनी मुकम्मल सलाहियतों का मुजाहरा जरूर दिखाएगा। वो दोनों को एक सरहदी गांव में ले आया था। जिस घर में उन्होंने कयाम किया था वो कुमार की फराहम करदा इत्तला के मुताबिक उसकी बहन का घर था। दोनों को अपने साथ लेकर मकान की छत पर आ गया था। इस घर की छत से उंगली के इशारे से वो दोनों को पाकिस्तानी सरहद दिखा रहा था। सरहद यहाँ से 2-2.5 फरलांग दूर थी। खान ने उसे समझाया था कि उसने पाल सिंह को सरहद पार ले जाना है, जहाँ से पाल सिंह ने तो आगे निकल जाना था, लेकिन कुमार ने माल का नमूना लेकर वापस आना था। इस ड्रामे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त दूसरी तरफ मौजूद था। जैसे ही पाल सिंह सरहद पार पहुंचकर अपनी आमद की इत्तला करता, स्मगलरों के भेस में मौजूद उसके साथ ही कुमार के लिए अफ्यून का बंदोबस्त कर देते। इस तरह स्मगलिंग का ये ड्रामा हकीकत का रूप धार जाता। इस गांव में वो दोपहर ढलने के बाद पहुंचे थे। कुमार की बहन शायद पहले से तरबियत याफ्ता थी और कुमार के मेहमानों को भी पहले से जानती थी। उसका रवैया बिल्कुल अजनबियों वाला नहीं था और वो अपने काम की खासी माहिर नजर आती थी। यूं मालूम होता था जैसे कुमार की बहन का घर कुमार का कोई खुफिया अड्डा था। खान ने एहतियातन उसे बच्चों की मिठाई के लिए 200 रुपए दिए थे, जिसके बाद से रुक्मनी का रवैया पहले से भी ज्यादा शरीफाना और हमदर्दाना हो गया था। पंडित जी, आज से 2-2.5 साल पहले मैंने यहाँ बहुत काम किया है। वो सामने वाली पोस्ट है ना? उसने उंगली से गांव के बाहर बनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक पोस्ट की तरफ इशारा किया। उसके बमुश्किल 50 गज दूर से हम माल उठा कर लाया करते थे। जब से अवतार सिंह को गोली लगी मेरा तो इस तरफ आने को जी नहीं चाहता था, लेकिन आपने तो महाराज मुझे फिर से जवान कर दिया। खान ने उसकी पीठ पर थपकी दी। कुमार जी, हम तुम्हारी किस्मत बना देंगे, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। कुमार ने तजवीज पेश की। मेरे ख्याल से पहले पहर सरहद उबूर करेंगे। खान ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। रुक्मनी ने उनके लिए बड़ा पुरतकल्लुफ खाना तैयार किया था, लेकिन कुमार के सिवा किसी ने भी खाना रग़बत से नहीं खाया था। इस बात का तो कुमार को इल्म ही था कि पंडित जी महाराज विष्णु हैं और उनको सब्जी दाल के अलावा और कोई चीज पेश नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।